भाई ये जो बुमला पास है ना, ये इंडिया तिब्बत का बॉर्डर पड़ता है, और जो 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुआ था ना, वो इसी वाले पास के थ्रू ज्यादातर हुआ था। बाकी यहाँ कुछ दे रखा है कि फॉरेन नेशनल जो है वो अलाउड नहीं है। अभी हम निकल तो 9:16 पर ही है, तो 1 घंटे के हिसाब से हमें 10:30 पहुंच जाना चाहिए, बट ये टाइम दिखा रहा है 12:54, क्योंकि भाई ये GMT +8 ले रहा है, यानी कि ये चाइना का टाइम पिक कर रहा है। तो ऑलमोस्ट 1 घंटे में हम 5,000 फीट की हाइट की एलिवेशन चढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ना अभी से थोड़ा सा ना सर में वो होने लग गया हैवीनेस सी, तो इसलिए पानी पीते रहा हुआ। एंड ये देखो भाई, सूबेदार जोगिंदर सिंह जी ये थे जो उस टाइम समय लीड कर रहे थे जब इंडो चाइना वॉर हुआ था। और भाई अकेले ने इन्होंने 50 से ज्यादा चाइनीज सोल्जर्स को मार गिराया था, सोचो भाई साहब। 3.5 किलोमीटर का रास्ता रह गया सिर्फ, और बादल पूरे रोड पे आ चुके हैं, विजिबिलिटी ना के बराबर ही हो गई है। लो जी लो, पहुंच गए हम बुमला पास। लेट्स गो, कहीं गाड़ी लगाते हैं। भाई हमारे 23 सोल्जर्स ने मोर देन 300 चाइनीज सोल्जर्स को जो है वो मार गिराया था यहाँ पे। तो जिस हिसाब से उन्होंने 2 अटैक्स को रोक के रखा ना भाई, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर वो 2 अटैक्स ना रुकते ना, तो चाइनीज सोल्जर्स और ज़्यादा अंदर तक घुस जाते अभी। तुमने यहीं से पहन ली हुडी? इतनी ठंड थोड़ी है मित्र, क्या कर रहे हो? मैं भी ले आया था कल जैकेट वैसे ना, बट अभी यहाँ पहनने की जरूरत है नहीं, जब बुमला पास पहुँचने वाले होंगे तब पहन लूँगा। कहाँ गई मेरी? तो यहीं से तवांग की मार्केट से ही मैंने एक ये जैकेट ले ली थी, और इसने हुडी कितने की मिली? हुडी 1100 की हुडी मिली, 1700 की ये जैकेट मिली थी। तो चलो अभी तो फिलहाल रखता हूँ। पानी की भाई 2-3 बोतलें रख ली है, क्योंकि आज हाइड्रेटेड रहना ना काफ़ी ज़रूरी है। मतलब जितना पानी शुरू में पी लेंगे उतना ही बॉडी के लिए अच्छा है, क्योंकि आज भाई हमें काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड में जाना है। अराउंड 15,000 फीट की हाइट पे है बुमला पास। तो जो AMS होता है ना, एक्यूट माउंटेन सिकनेस, वो होने के चांसेस रहते हैं, जिसमें ऐसा लगता है बॉडी थक गई है, फीवर हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या फिर सर दर्द होने लग जाता है, आंखों में दर्द होता है। तो वो सब का सोल्यूशन है, आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। पानी से ऑक्सीजन भी मिलता है बॉडी को, और बॉडी हाइड्रेटेड भी रहती है। तो इसलिए 1.5-2 बोतलें तो अभी ख़त्म कर देंगे पहुंचने से पहले ही। वैसे आज कल के मुकाबले तो ज़्यादा ठंड है, क्योंकि पूरी सुबह से बारिश ही आई जा रही थी। कल तो 27-28 डिग्री था, आज कुछ 15-16 डिग्री यहाँ पे हो रखा है। तो सोचो बुमला पास में कितनी ठंड होएगी। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी अरुणाचल प्रदेश के खूबसूरत शहर तवांग में, एंड आप देख रहे हो नॉर्थ ईस्ट इंडिया रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे भाई मैं अपनी स्कॉर्पियन को लेकर निकला हुआ हूँ नॉर्थ ईस्ट की 8 स्टेट कवर करने, जिसमें अराउंड 45 से 50 दिन लगेंगे, और बाय रोड हम कवर करेंगे जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं उनको। ये थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था, बार बार निकले जा रहा है ये। वापस जाके ना गुड़गांव इसे रिपेयर करवाना है, और इसकी PPF भी कई जगहों से फट गई है, वो भी सही करवाएंगे। अब देखो, अरुणाचल प्रदेश में आने के लिए ना आपको एक पास चाहिए होता है, जिसका नाम है ILP, इनर लाइन परमिट। वो तो हमने बनवा लिया था अरुणाचल प्रदेश और असम के बॉर्डर पे ही, 200 रुपये पर पर्सन में। लेकिन बुमला पास जाने के लिए आपको अलग से एक और परमिट चाहिए होता है बुमला पास का। ILP तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन बुमला पास का भी अलग से लेना पड़ेगा, और वो बनता है 2 पार्ट्स में। पहले तो आपको जाना पड़ता है DC ऑफिस, वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट जमा करवाने पड़ते हैं। फिर वो आपको एक फॉर्म बना के देते हैं, वो आपको जो यहाँ का वॉर मेमोरियल है वहाँ जाके सबमिट करवाना पड़ता है, ताकि जो ब्रिगेडियर है वो उस पर स्टैम्प मार के आपको दे देते हैं। तो कल मैंने सारा प्रोसेस समझा दिया था आपको, बस आज जाके अपना वो हमें परमिट उठा के लाना है वॉर मेमोरियल से। होपफुली उस पर स्टैंप लग चुका होगा, और फिर यहाँ से सीधा निकलेंगे बुमला पास के लिए। चलो जी, स्टार्ट करते हैं गाड़ी, लेट्स गो। जर्नी आज हम थोड़ा जल्दी शुरू कर रहे हैं, 9 बजे, क्योंकि एंट्री जो है ना वो चेक पोस्ट में 11 बजे तक ही होती है। 11 बजे के बाद आप जा नहीं सकते, ऐसा हमारा होटल वालों ने बताया है। और वैसे बुमला पास की टाइमिंग 2 बजे तक है दोपहर के। तो एनी हाउ जाना तो जल्दी था, इसलिए आज थोड़ा जल्दी उठे, 7:30 बजे रेडी होके 9 बजे निकल रहे हैं। यहाँ से वॉर मेमोरियल है केवल 1.8 किलोमीटर, 5 मिनट लगेंगे अपने को पहुँचने में। लो जी लो, पहुँच गए हैं हम तवांग के वॉर मेमोरियल में। पार्किंग तो बहुत ज़्यादा नीचे है, मैं सोहन को उतार देता हूँ। उतरो भाई, ले आओ। हाँ तो क्यों नहीं देंगे, आधार कार्ड ले जाओ अपना, मैं इतने घुमा लेता हूँ गाड़ी। आपको सर स्टोरी देखा था, आप आ रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। हाँ, कब पहुंचे इधर? हम 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए। हाँ जी। ठीक है सर, अच्छा लग रहा है ना ताऊ? हाँ हाँ बढ़िया है। हाँ ठीक है। मेरा नाम सौदागर शेख है सर। अच्छा, इधर ही गाड़ी लगवा दीजिए, कोई टेंशन नहीं। नहीं लगानी नहीं है, जाना है बस। वो फुली सोहन को ही दे दे भाई वो दोनों का, वरना पार्किंग नीचे बहुत ज़्यादा दूर जाके है, फिर चढ़ के आना पड़ता है। तो एक बार वो ले आए, उसके बाद सीधा निकलेंगे ही हम। तो लो जी, अपना परमिट बन चुका है, आप देख सकते हो बुमला पास। यहाँ पे है 2 लोग लिखे हुए और 1 व्हीकल है।
बट इन्होंने एक तो दोनों के एड्रेस में जोधपुर लिख दिया, सोहन का जो एड्रेस है, और नीचे व्हीकल नंबर नहीं लिखा यार। तो होपफुली दिक्कत आए ना, क्योंकि यहाँ पे स्टैम्प वगैरह तो लग गया है सारा। बाकी यहाँ कुछ दे रखा है कि फॉरेन नेशनल जो है वो अलाउड नहीं है बुमला पास जाने के लिए, और इंडियन नेशनल्स को जो है वो वैलिड इनर लाइन परमिट चाहिए जो हमने बनवा रखा है, गाड़ी की आरसी चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, वो भी है, फ़ोन में है वो लेकिन फिजिकल कॉपी नहीं है। वैलिड परमिट फॉर कॉमर्शियल व्हीकल ये चाहिए नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। और 1:30 बजे है भाई बुमला से निकलने का टाइम लास्ट दोपहर के। बाकी ये लिखा हुआ है कि चूज़ वाइजली रिस्क और लाइफ, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड है तो थोड़ा ध्यान से, अगर आपको बीपी वगैरह की दिक्कत है तो मत जाना। एंड ये देखो भाई बुमला पास है यहाँ से 34 किलोमीटर, 1 घंटा 11 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। काफ़ी टेढ़े मेढ़े कर्व वाले रास्ते होंगे। एंड भाई ये जो बुमला पास है ना, ये इंडिया तिब्बत का बॉर्डर पड़ता है, और जो 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुआ था ना, वो इसी वाले पास के थ्रू ज़्यादातर हुआ था। तो काफ़ी आपको मैं स्टोरी भी बताऊंगा वहाँ पे जाके कि एक्चुअल में क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, और किस तरह से हमारी जो सिख रेजिमेंट थी उन्होंने भाई अराउंड 600 चाइनीज़ फोर्स थी, अकेले उनको रोक के रखा था तवांग पहुंचने से। तो पूरी स्टोरी तो खैर वहीं पे बात करेंगे। अब क्योंकि वहाँ पे ये तिब्बत चाइना वाला बॉर्डर है, इसलिए भाई काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी भी रहती है, प्लस आपको परमिट वगैरह भी बनवाने पड़ते हैं, ऐसे ही आप उठ के जा नहीं सकते हो डायरेक्ट। तो ये सब परमिट का इसलिए होता है। और एक चीज़ और, अभी हम निकल तो 9:16 पर है, तो 1 घंटे के हिसाब से हमें 10:30 पहुँच जाना चाहिए, बट ये टाइम दिखा रहा है 12:54, क्योंकि भाई ये GMT +8 ले रहा है, यानी कि ये चाइना का टाइम पिक कर रहा है। और रीज़न वही है क्योंकि भाई बिल्कुल वहाँ पे तिब्बत चाइना समझ लो पास ही है, बॉर्डर में कुछ कदम चलते ही आप एंटर कर जाओगे। हालांकि ये बॉर्डर ऑफिशियली खुला नहीं हुआ, इसलिए जब हम भी गए थे ऑस्ट्रेलिया ट्रिप पे तो हमें नेपाल के थ्रू एंटर करना पड़ा था। ये बॉर्डर से आप अपना गाड़ी या फिर वैसे भी एज अ टूरिस्ट एंट्री एग्जिट नहीं ले सकते हो। एंड ये पास ना तवांग से अराउंड 1 घंटे की दूरी पे है और 15,000 फीट की हाइट पे है। तो रास्ते आप देखोगे ना भाई एकदम से काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई और टर्न्स वगैरह आते रहेंगे। एंड भाई ये सारी रोड्स ना BRO के अंडर आती है, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इस वजह से जो कंडीशन है ना रोड की वो काफ़ी सही है, प्लस बॉर्डर वाली रोड है तो इसलिए भाई मेंटेनेंस टाइम टू टाइम ना होती रहती है यहाँ की। एंड मैं ज़्यादा वीडियो शूट कर नहीं पाऊंगा क्योंकि रास्ते में जहाँ भी आर्मी कैंप्स आते हैं वहाँ का शूट करना ऐसे सही नहीं है और अलाउड भी नहीं है। तो जहाँ पे आर्मी कैंप्स नहीं है वहीं का मैं शूट कर रहा हूँ खाली। भाई फूल देखो क्या मस्त येलो येलो हो रखे है, सुंदर सा लग रहा है, बड़ा माहौल। और ये बुमला पास जाने का या तवांग आने का सीज़न है अराउंड मई से लेके अक्टूबर के बीच में। और ये जो थोड़ा जुलाई अगस्त वाला है इसमें बारिशें ज़्यादा रहती है, बट अक्टूबर के बाद ना बर्फ़ बहुत पड़ने लग जाती है। तो ये जो भी आप रास्ते देख रहे हो ना ये सारे स्नो से ढके होंगे और थोड़ा रिस्की भी होगा यहाँ चलाना। तो थोड़ा विंटर्स के टाइम पे अवॉइड करना, टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। आप इसी टाइम पे आना, मतलब समर्स में अपना जून में आ जाओ, मई में आ जाओ या सितंबर में आ जाओ, लास्ट अक्टूबर तक आ जाओ, उसके बाद मत आना, फिर ज़्यादा दिक्कत रहती है फिर थोड़ी सी। एंड भाई जो तवांग था ना वो 10,000 फीट की हाइट पे था और जैसे कि मैंने बताया बुमला पास है 15,000 फीट की हाइट पे। तो ऑलमोस्ट 1 घंटे में हम 5,000 फीट की हाइट की एलिवेशन चढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ना अभी से थोड़ा सा ना सर में वो होने लग गया हैवीनेस सी, तो इसलिए पानी पीते रहो। भाई कुछ भी कहो, BRO ने जो ये साइन बोर्ड लगा रखे हैं ना ऐसे मस्त मस्त लाइनें लिखी होती है। एक में लिखा हुआ था इफ़ यू आर मैरिड डिवोर्स दी स्पीड ऐसे अलग अलग लाइन, और हर बोर्ड पे अलग अलग लाइनें आ रही है, हर कुछ मीटर पे आ जाता है एक बोर्ड। तो मतलब सेफ्टी को यहाँ पे एक तरह से स्लोगन्स के तौर पे कहा गया है कि आप ज़्यादा स्पीड में मत चलो, आपका कोई वेट कर रहा है घर पे, उस तरह के स्लोगन्स हैं यार। अराउंड हम 13,500 फीट की हाइट पे आ चुके हैं और यहाँ पे हो रही है बारिश। जिस चीज़ का डर था वही हो जाता है, एक तो घूमने में दिक्कत होती है बारिश में, ऊपर से रोड थोड़े से रिस्की हो जाते हैं। वैसे कंडीशन रोड की बहुत बढ़िया है, कहीं पे भी टूटी सड़क नहीं है, पक्की सड़क बनी हुई है, बट बारिश रुक जाए तो यार मज़ा भी आए हैं। ऐसे तो व्यू भी नहीं दिखता आप लोगों को सही से। तो अभी भाई पीछे एक चेक पोस्ट आया था, वहाँ पे हमारा जो बुमला पास वाला वो परमिट था वो चेक हुआ। तो जो वहाँ पे आर्मी ऑफिसर थे वो कह रहे गुड़गांव से गाड़ी चला के आ गए। मैंने कहा हाँ जी। तो खुश हो रहे थे, बड़े अच्छे से बात कर रहे थे। और पूरे रास्ते भाई मैंने एक भी टूरिस्ट गाड़ी नहीं देखी, ना कोई लोकल टैक्सी देखी। मुझे लग रहा है कल संडे था ना तो ज़्यादा परमिट बने नहीं होंगे,
तो इसलिए आज मंडे को ज़्यादा लोग आ नहीं रहे। हो सकता है हम ही हो वहाँ पे जाके। अच्छा है, जितने कम लोग होंगे उतनी जल्दी अपने को टोकन मिल जाएगा। एक्चुअल में वहाँ टोकन सिस्टम चलता है, और जो बिल्कुल बॉर्डर वाला एरिया वहाँ पे तो फ़ोन ले जाना भी अलाउड नहीं है, मतलब फ़ोटो वीडियो आप नहीं ले सकते। आर्मी ऑफिसर्स जी आपको साथ में ले जाएंगे और वही आपको पूरा दिखा के लाएंगे। तो हम अपना एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हैं, आपको बस थोड़ा बहुत रास्ते दिखाने थे और जो बुमला पास होगा वो दिखा देंगे। लेकिन एक्चुअल जो बॉर्डर मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वहाँ तक हम तो जा सकते हैं शायद, लेकिन आपको नहीं ले जा पाऊंगा मैं, मतलब वीडियो के। इस टाइम पे भाई प्रॉपर ग्रीनरी है, मतलब फूल भी उगे हुए हैं, देखो पिंक कलर के, पीछे आपको येलो कलर के दिखाए थे, और हरा भरा पूरा घास वास उगी पड़ी है। एंड अब ना बोर्ड आने लग गए हैं कि ड्राइव केयरफुली, स्नो एंड आइस ऑन दी रोड, यानी कि बर्फ़ मिलेगी, बट अभी नहीं, इस सीज़न में नहीं। मैंने जैसे कि बताया था अक्टूबर के बाद जो है ये पूरी रोड बर्फ़ से या ब्लैक आइस से जमी होती है, तो उस टाइम पे काफ़ी रिस्की होता है यहाँ पे गाड़ी चलाना, बट अभी इतनी दिक्कत नहीं है। एक राइट साइड में देखो भाई लेक आई है और बादल ही बादल हो रखे हैं ना, मस्त लग रहा है ना व्यू। एंड भाई इस रूट पे ना कोई भी बसावट है ही नहीं। जानवर हालांकि काफ़ी ज़्यादा दिख रहे थे अपने को, बट वैसे मुझे लग रहा है सच कोई लोकल लोग यहाँ पे रहते नहीं है। जितने भी है वो सब आर्मी की ही बसावट है, मतलब जो घर वगैरह बने हैं या कैंप बने हैं। लोकल मुझे कोई भी गांव वगैरह ऐसा दिखा नहीं अभी तक एक बार भी। एंड ये देखो भाई सूबेदार जोगिंदर सिंह जी, ये थे जो उस टाइम समय लीड कर रहे थे जब इंडो चाइना वॉर हुआ था। और भाई अकेले ने इन्होंने 50 से ज़्यादा चाइनीज सोल्जर्स को मार गिराया था, सोचो। मतलब अभी स्टोरी बताऊंगा, आपके भी ऐसे रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुन के। एक तो बारिश नहीं रुक रही भाई, पता नहीं कैसे घूमेंगे वहाँ पे अगर ऐसी बारिश आती रही तो। होपफुली जल्दी ही रुक जाए, क्योंकि अब सिर्फ 8 किलोमीटर रह गया है बुमला पास। 16 मिनट का दिखा रहा है मैप में। हालांकि नेटवर्क जा चुके हैं यहाँ पे, ना वोडाफोन है, ना जियो है, ना एयरटेल है, किसी भी सिम के एक डंडा भी नहीं आ रहा। तो ना तो कॉलिंग हो सकती है और ना ही नेट चल सकता है यहाँ पे। तो अब जो है बस ये एक ही सिंगल रोड चलती जा रही है, इसी पे चलते रहो, साइन बोर्ड फॉलो करते चलो। वैसे आर्मी ऑफिसर्स काफ़ी आपको रास्ते में मिलते रहेंगे, तो अगर कुछ भी ऐसा दिक्कत आती है गाड़ी में आपकी, या वैसे कुछ तबीयत ख़राब होती है, तो भाई वो अब जो भी नियरेस्ट कैंप होगा उसमें आपको ऑक्सीजन वगैरह मेरे ख्याल से हेल्प कर देंगे। तो जी अभी एक बार और पास चेक हुआ था, और इस बार वो जो मैं आपको बता रहा था ना, पास में नंबर नहीं लिखा हुआ था गाड़ी का, वो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है गाड़ी देख के। तो शायद से ऐसे ही होता होगा, वहाँ से नहीं लिखते होंगे, यहीं पे जब गाड़ी एंट्री करती है तभी लिखते होंगे साथ साथ ही। तो चलो अब मेरे ख्याल से सीधा बुमला पास ही पहुंचेंगे हम। पिछले कुछ सालों से भाई जब से मतलब इतने सारे ऐसे अटैक्स होने लगे हैं ना हमारे आर्मी के ऊपर, मतलब अगर मैं एक आर्मी ऑफिसर होता तो मैं नॉर्मल लोगों को भी ऐसे शक की नज़र से देखता। बट भाई मतलब मैं अभी तक जितने भी चेक पोस्ट पे या नॉर्मल आर्मी ऑफिसर से मिला हूँ, सब इतने तमीज़ से बात करते हैं और हमें सर बोल के बात करते हैं। हालांकि हम 1% भी डिज़र्व करते नहीं है कि वो लोग हमें सर बोले, कि हमारी सुरक्षा के लिए वो अपनी जान खतरे में डाल के बॉर्डर एरियाज़ पे इस तरह से वो करते हैं प्रोटेक्शन, समझ रहे हो। बट फिर भी वो लोग बिल्कुल तमीज़ से बात करते हैं। भाई साहब 3.5 किलोमीटर का रास्ता रह गया सिर्फ, और बादल पूरे रोड पे आ चुके हैं। विजिबिलिटी ना के बराबर ही हो गई है, 5-7 मीटर की दूरी पे ही दिख रहा है, उसके आगे तो पता ही नहीं चल रहा क्या जा रहा है क्या नहीं। और ये अच्छी बात है कि यहाँ पे ज़्यादा मतलब गाड़ियाँ वाड़ियाँ हैं नहीं, तो इसलिए थोड़ा सेफ्टी है। अगर ट्रैफिक होता है यहाँ पे तो भाई फिर थोड़ा रिस्की हो जाता है मामला ऐसे धुंध टाइप में चलाने में ना। और लेफ्ट साइड में पहाड़ देखो भाई कैसे कटे से पड़े हैं, टेढ़े मेढ़े से, है ना, अजीब से ही रॉक फॉर्मेशन है यहाँ थोड़ी सी। भाई इतना पानी पी लिया मैंने, अब सुस्सू लग रही है बहुत तेज़। होपफुली बस वहाँ पे वॉशरूम बने हुए हो, क्योंकि ओपन में करना सही नहीं है ऐसे। फिर लो जी लो, पहुंच गए हम बुमला पास। लेट्स गो, कहीं गाड़ी लगाते हैं। तो भाई पहुंच तो गया, लेकिन यहाँ पे वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, और बारिश भी आ रही है। तो पहले हम टोकन लेके ना अंदर जाके बॉर्डर देख आते हैं, फिर आके देखेंगे क्या करना। 1 hour later. तो चलो भाई फाइनली जो बॉर्डर तक का टूर था वो हो गया। एक्चुअल में एक ग्रुप में टूर जाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और एक आर्मी सोल्जर ही होते हैं जो पूरा ब्रीफिंग देते हैं। उन्होंने पूरी स्टोरी बताई 1962 की, जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा, और उस स्टोरी के जो मेन किरदार है उनका जो वॉर मेमोरियल है रास्ते में वो भी दिखाऊंगा वापसी जाते टाइम। एंड दूसरी चीज़, बॉर्डर पे हमने भाई ये फ़ोटो भी ली है। तो वैसे तो वहाँ पे फ़ोन निकालना अलाउड नहीं था, ना फ़ोटो लेना ना वीडियो लेना, बट उनके अपने कैमरा से ही हम ये फ़ोटो खिंचवा सकते थे 400 रुपीज़ में, और ऐसे हार्ड फ्रेम करके इन्होंने दे दी। तो आप देख सकते हो यहाँ इनक्रेडिबल इंडिया इस तरह का बोर्ड लगा पड़ा है। तो ये जो आप नीचे स्ट्रिप देख रहे हो ना, लाइन येलो और ब्लैक कलर की, यही एक्चुअल में बॉर्डर है भाई, मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की। इसके इधर हमारा इंडिया है और उसके उधर तिब्बत या चाइना है। और मैंने ये भी क्वेश्चन करा
कि क्या इंडिया तिब्बत को एक्चुअल में चाइना का पार्ट मानती है अब। तो उन्होंने यही बोला, देखो है तो वैसे वो तिब्बत एक ऑटोनोमस रीजन, बट क्योंकि अब चाइना के अंडर है तो हमको मानना ही पड़ेगा कि वो चाइना का पार्ट है, और हम इसीलिए इसको इंडो चाइना बॉर्डर बोलते हैं, वरना इसको इंडो तिब्बत बॉर्डर बोलना चाहिए था। प्लस उन्होंने हमें ये भी रिक्वेस्ट करी कि ये जो बोर्ड लगा हुआ है ना आई लव बुमला का, ये आप देख सकते हो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, और उधर 15,200 फीट की हाइट पे है। तो उन्होंने कहा यहाँ पे जाके ज़रूर फ़ोटो लेना और जियो टैगिंग मतलब कि लोकेशन डाल के अपने सोशल मीडिया पे ज़रूर शेयर करना। उसके पीछे के 2 रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न कि अगर हम शेयर करेंगे, वीडियो बनाएंगे या फ़ोटो डालेंगे तो हमारे बाकी जो देशवासी हैं उनको भी पता चलेगा कि बुमला पास करके भी कोई जगह है, और वो भी यहाँ पे आएंगे ऐसे बॉर्डर देखने के लिए। और दूसरा जो मेन रीज़न उन्होंने बताया, उन्होंने ये कहा कि चाइना ना अरुणाचल प्रदेश को भी तिब्बत का रीजन मानता है, और इनडायरेक्टली वो कहता है कि ये चाइना का ही पार्ट है, बट क्योंकि ये हमारा ही पार्ट है भाई ऑब्वियसली, तो कल को ऐसा कुछ अगर विवाद हो जाता है या कुछ भी वॉर छिड़ जाता है तो हमारे पास ये फ़ोटोज़ ना एज अ प्रूफ रहेंगी कि अगर तो ये चाइना का पार्ट था तो हमारे सिटीज़न क्या कर रहे थे यहाँ पर, हम आए हुए हैं, इसका मतलब हमारा ही पार्ट है ना ये देश का। तो उन्होंने कहा कि ज़रूर प्लीज़ यहाँ पे जाके फ़ोटो लेना और अपने सोशल मीडिया पे डालना, फ़ोटो वीडियो जो भी हो। इससे आगे कहीं पे भी शूट करना कुछ भी अलाउड नहीं है, सिर्फ यहाँ तक ही अलाउड था। तो ये था। अब आगे चल के आपको स्टोरी सुनाता हूँ पूरी 1962 इंडो चाइना वॉर की, और जो वॉर मेमोरियल है वो भी। पीछे से भाई पहाड़ियों के नज़ारे देखो क्या खूबसूरत लग रहे हैं ना, मस्त। तो इधर का पार्ट हम शूट कर सकते हैं, खाली मेरे पीछे की साइड में बॉर्डर एरिया है वो ना शूट करें हम तो बढ़िया रहेगा। तो चलो जी, थंबनेल पिक्चर भी ले लिया, निकलते हैं यार। जैसे बाइक पे इंडियन फ्लैग लगा के लोग चलते हैं, तो मैंने ऐसा सुना है कि आप गाड़ी में अपना नहीं लगा सकते इंडियन फ्लैग अगर इंडिया में चला रहे हो। पता नहीं फिर बाइक पे क्यों अलाउड है, किसी को पता हो ना इस बारे में तो कमेंट्स में बताना। और हाँ भाई, 2 स्ट्रेन चीज़ और बताता हूँ आपको वहाँ पे जब हम गए। तो सबसे पहले तो जब हम गए ना, तो हमारे जो इंडियन सोल्जर थे उन्होंने बताया कि वैसे तो आपको शायद से चाइनीज़ जो सोल्जर्स है वो नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो अपने बंकरों से मतलब निकलते ही नहीं है। बट अगर वो आपको मिलते हैं तो उनको किसी भी तरह की कोई भी हाय हेलो ग्रीटिंग नहीं करनी, या फिर अपने लैंग्वेज में नहीं करनी, क्योंकि उनके ड्रेस में एक ट्रांसमीटर लगा होता है कि आप जो भी लैंग्वेज बोलोगे फिर वो अपने बेस पे जाके उसे ट्रांसलेट करके चेक करते हैं। और फिर जब यहाँ पे मीटिंग होती है ना इंडिया चाइना की, तो उस टाइम पे वो पॉइंट रेज करते हैं इस चीज़ को लेके कि आपके जो टूरिस्ट आए थे उन्होंने ऐसे बोला है वैसे बोला। तो एक तो ये रिक्वेस्ट करी थी उन्होंने। और दूसरी चीज़ भाई, जब हम बॉर्डर पे पहुंचे ना तो हमें वो चाइनीज सोल्जर मिल गए, वहाँ पे 2 खड़े हुए थे और उनके पास ना एक कैमरा था भाई, हमारी सबकी फ़ोटो लिए जा रहे। तो हमारे जो वो थे उन्होंने हमसे पूछा कि आपको पता है आपकी फ़ोटोज़ क्यों ले रहे हैं। तो हमने कहा नहीं आप बताओ। कहते पहले तो वो ऐसे ही मज़े लेते कि एक्चुअल में उनके अकॉर्डिंग ना इंडियन मैन जो है और मैन और वुमेन बहुत सुंदर होते हैं, इसलिए वो आप लोगों की फ़ोटो ले रहे हैं। तो सब हंस पड़े। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने एक्चुअल रीज़न बताया कि ये लोग ना सबकी फ़ोटो लेते हैं, जितने भी टूरिस्ट यहाँ आते हैं, फिर अपने बेस पे जाके वो फ़ोटोज़ को प्रोसेस करते हैं फेस आइडेंटिटी से, हमारा जो यूट्यूब या सोशल मीडिया वगैरह होगा उनको छानते हैं, एंड फिर कोशिश करते हैं आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा लिंक आता है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे या ईमेल पे जाने के बाद, तो उस लिंक पे मतलब अननोन लिंक पे क्लिक मत करना, क्योंकि चाइना इज़ अ वेरी स्मार्ट कंट्री, ऐसा उन्होंने बोला। तो ये बहुत बैक एंड में चीज़ें ना करते रहते हैं जासूसी टाइप की, तो इसलिए। और उन्होंने ये भी बोला था कि मैंने जैसे उनसे क्वेश्चन पूछा कि जैसे हम लोग एज अ टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं, क्या चाइना साइड से भी टूरिस्ट आते हैं उनके बॉर्डर देखने? तो वो कह रहे हैं नहीं, अभी तक तो कोई भी नहीं आज तक आया। बट उन्होंने ऐसा बोला कि इंडियन आर्मी के लिए ये चीज़ ना अच्छी है कि आप लोग इतनी दूर से यहाँ पर आते हो। तो इन चाइनीज़ सोल्जर्स को लगता है कि भाई जब इनके सिविलियंस 15,000 फीट की हाइट पे बॉर्डर देखने आ सकते हैं, तो सोचो इनकी जो इंडियन आर्मी है वो तो किसी भी दिन बीजिंग घुस सकती है, मतलब समझ रहे हो। तो इसलिए वो कह रहे थे कि आप लोग आया करो, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटो डालना, वीडियो डालना, ताकि लोगों को पता चले बुमला पास के बारे में और लोग यहाँ पे आए, जिससे इंडियन आर्मी का भी जो हौसला है वो बुलंद रहे और चाइनीज़ आर्मी का डीमोटिवेशन रहे, समझ रहे हो। तो ये सब हुआ वहाँ पे ब्रीफिंग वगैरह बस। अब एक वॉर मेमोरियल आएगा, वहाँ रुक के स्टोरी बताता हूँ आपको और दिखाता हूँ मेमोरियल। रास्ते देखो भाई बड़े ही खूबसूरत है, बादल कितनी तेज तेज चल रहे हैं, एकदम से आते हैं रोड के बीच में बादल और फिर एकदम से निकल भी जाते हैं। और हाँ भाई, फैसिलिटीज़ पूरी थी, एक कैंटीन टाइप की बनी हुई थी, लिटरली सीसीडी था वहाँ। जी हाँ भाई, सीसीडी की फ्रेंचाइजी थी। हालांकि वो पूरा रन जो थी वो इंडियन आर्मी कर रही थी। तो अंदर जलेबी थी 50 रुपये की प्लेट, मैंने वो भी खाई। वहाँ शूट वूट करना अलाउड था नहीं कुछ भी। पानी की बोतल मिल जाएगी आपको, हमने गलती कर दी, सीसीडी वाली पानी की बोतल ले ली, वो 60 रुपये की थी, और जबकि नॉर्मल बिस्लेरी भी था वहाँ 10-20 रुपये वाली। इसके अलावा मोमोज मिल रहे थे, मैगी 30 रुपये की थी, जैकेट्स मिल रही थी, बूट्स मिल रहे थे, अम्ब्रेला मिल रहे थे, और काफ़ी चीज़ें और भी, चाय वगैरह भी मिल रही थी। तो काफ़ी चीज़ें थी, आप वहाँ पे
अपना आप कर सकते हो। टोकन लेने के बाद ना आपको वेट करना पड़ता है, फिर वो उसके बाद आपको ग्रुप में टूर करवाने ले जाते हैं। तो ये है जी सूबेदार जोगेंद्र सिंह जी का वॉर मेमोरियल। इसके अंदर चलते हैं, क्योंकि इन्हीं का ना भाई काफ़ी बड़ा रोल था चाइनीज़ आर्मी को इंडिया में घुसने से रोकने में। तो इन्होंने मतलब काफ़ी एफर्ट्स डाले थे कि वो लोग तवांग तक ना पहुंच जाए किसी तरह। तो स्टोरी सुनाता हूँ आपको पूरी। तो भाई 1962 में ना चाइना ये तिब्बत के रास्ते यही वाला जो पास था, इसी में से जो है वो हमारे इंडिया में घुस गया था। और जो बुमला पास वाले एरिया ना, वहाँ पे हमारे इंडियन सोल्जर्स थे तो, बट वो प्रिपेयर्ड नहीं थे कि ऐसे चाइना अटैक करने वाला है। तो चाइना का उन्होंने ना ऐसे मुकाबला तो किया पूरा डट के, बट वो असफल रहे, जिसकी वजह से जो चाइनीज आर्मी थी ना वो तवांग की तरफ बढ़ने लगी आगे। तो जब वो तवांग की तरफ बढ़ रहे थे ना, तो बीच में एक और चौकी आई थी जहाँ पे अभी हम ये खड़े हुए हैं ना, यही जगह थी वो एग्जैक्ट। यहाँ पे जो थे वो सूबेदार जोगेंद्र सिंह जी अपनी सिख रेजिमेंट के साथ पोस्टेड थे। तो जो चाइनीज आर्मी थी उन्होंने ना यहाँ पे 3 लेयर्स में अटैक किया। हर लेयर में अराउंड 200 सोल्जर्स थे, यानी कि टोटल 600 सोल्जर से अटैक किया गया। अब जो शुरू की 2 लेयर थी ना, वो तो हमारे जो सिख रेजिमेंट थे उन्होंने अच्छे से डिफेंड कर दी। मतलब आप इमेजिन कर पा रहे हो कि हमारे इतने कम सोल्जर्स थे और इतने सारे चाइनीज आर्मी का डट के सामना किया। हालांकि हमारे पास ना इतने ज्यादा कुछ एडवांस वेपन्स थे उस टाइम पे, बट फिर भी आप देख सकते हो। अब जब 2 टुकड़ियों का उन्होंने अच्छे से सामना कर लिया ना, अब तीसरी टुकड़ी आने लगी। तब तक जो हमारे सोल्जर्स थे वो आधे से ज्यादा शहीद हो चुके थे। तो जो सूबेदार जोगेंद्र सिंह जी थे उन्होंने कॉल लगाया बेस में कि और ज्यादा जो है वो फोर्सेस भेजी जाए, बट वहां से उनको ऑर्डर मिला कि आप लोग जो है वो पोस्ट को छोड़ के वापस निकल जाओ। बट आप सोचो भाई, जोगेंद्र सिंह जी ने छोड़ने से ही मना कर दिया, और उनकी इसी ब्रेवरी की वजह से ना चाइनीज आर्मी तवांग तक नहीं पहुंच पाई। हालांकि उनको काफी ज्यादा गोलियां लगी थी और उसके बाद उनको कैप्चर भी कर लिया था चाइनीज आर्मी ने। एंड उसके बाद उनको ना इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया ये बताने के लिए कि आगे कितनी पोस्ट और है इंडियन आर्मी की। बट जोगेंद्र सिंह जी को पता था कि वो शहीद होने वाले हैं, तो उन्होंने कुछ भी बताने से मना कर दिया। बट इतना ज्यादा टॉर्चर होने के बाद भी उन्होंने कोई भी इंफॉर्मेशन देने से साफ मना कर दिया। एंड उस टाइम तक इतनी सारी गोलियां लग चुकी थी उनको और इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया था कि जितना भी उनका ब्लड था ना बॉडी का वो सारा बह गया, जिसकी वजह से जो है वो वहां पे शहीद हो गए थे। एंड भाई आप बिलीव नहीं करोगे, जो सूबेदार जोगेंद्र सिंह जी थे ना, उन्होंने अकेले ने 50 से ज्यादा चाइनीज सोल्जर्स को मार गिराया था यहीं पर ही। एंड देन सूबेदार जोगेंद्र सिंह जी की ब्रेवरी के लिए उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। जिसके बाद 17 मई 1963 को चाइनीज फोर्सेज ने उनकी जो एशिज है वो फुल मिलिट्री ओनर्स के साथ जो है वो हमें वापस कर दी गई थी। बट आप देखो भाई कि अगर ये जो सिख रेजिमेंट थी वो चाइनीज सोल्जर्स को नहीं रोक पाती, तो शायद से जो चाइनीज आर्मी थी वो तवांग तक पहुंच के वहां पे कब्जा कर लेती। बट उसके बाद फिर जो है वो दोनों सरकारों के बीच में समझौता हो गया और चाइनीज सोल्जर्स ने जितना भी इंडियन टेरिटरी पे कब्जा किया था वो सब वापस छोड़ के वो अपने देश को चले गए। तो ये देखो जी, जोगेंद्र सिंह जी और उनके 22 टीम मेंबर्स, सबके नाम यहाँ पे आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। एंड भाई हमारे 23 सोल्जर्स ने मोर देन 300 चाइनीज सोल्जर्स को जो है वो मार गिराया था यहाँ पे। तो जिस हिसाब से उन्होंने 2 अटैक्स को रोक के रखा ना भाई, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर वो 2 अटैक्स ना रुकते ना तो चाइनीज सोल्जर्स और ज़्यादा अंदर तक घुस जाते अभी, और फिर पता नहीं आगे क्या होता क्या नहीं। बट ये 2 अटैक जो इस वाली पोस्ट पे रोके गए हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक तरह से। अब बीच में हमें जाना है भाई, माधुरी लेक है, जो इंडियन एक्ट्रेस है माधुरी दीक्षित, उन्हीं के नाम पे है। क्यों है वो स्टोरी वहीं जाके बताता हूँ। अभी कितना दूर है यहाँ से पता नहीं चलेगा क्योंकि नेटवर्क आ नहीं रही है यहाँ से, बट एक ही ये सिंगल रोड है और वाई जंक्शन करके एक जगह आएगी, वहाँ तक चलते जाना है। फिर वाई जंक्शन से एक रास्ता तवांग की तरफ मुड़ेगा और एक रास्ता मुड़ेगा माधुरी लेक की तरफ। तो चलो बिना नेटवर्क के वहाँ तक पहुँच ही जाएंगे। एंड भाई बॉर्डर के पास जाते ही ना सिग्नल तो आ रहे थे, पर चाइना मोबाइल के आ रहे थे, मतलब चाइनीज़ जो टावर था वो कैच कर रहा था नेटवर्क। तो सोचो भाई साहब, वो टाइम जोन भी चेंज हो चुका था, मैंने बताया था ना आपको। तो वहाँ के बज रहे थे उस टाइम पे कुछ 1:20 या 25 मिनट, और अपने इंडिया के हो रहे थे शायद से 11 बज के कुछ, क्योंकि 2-2.5 घंटे का फ़र्क है जहाँ तक मुझे याद है। तो ये वापसी में जो भाई पहला चेक पोस्ट आया, वहाँ पे हमारा बुमला पास वाला परमिट रख लिया अब इन्होंने। इसके आगे मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने कहा माधुरी लेक जाने के लिए तो नहीं चाहिए, वो कह रहे नहीं आप बिना परमिट के जा सकते हो। तो अगर आप खाली माधुरी लेक कर रहे हो ना, तो आपको ये परमिट बनवाने की ज़रूरत नहीं है, वो वाई जंक्शन से ही अलग रास्ता कट जाएगा। सिर्फ ये परमिट बुमला पास के लिए होता है। नहीं यार,
वाई जंक्शन से पहले भी तो मांगा था उन्होंने, है ना, एक जगह मांगते हैं पहले भी भाई, तो परमिट तो बनवाना ही पड़ेगा वाई जंक्शन पहुंचने के लिए। तो यार वाई जंक्शन क्रॉस करते ही एक कैफ़े भी आया था गन पाउडर के नाम से, और अभी आएगा एक गुरुद्वारा। अभी एक आर्मी ऑफिसर को हमने लिफ्ट दी थी अपनी गाड़ी में, उन्होंने बताया कि गुरुद्वारा ज़रूर जाना, वो भी श्री गंगानगर से थे, मतलब राजस्थान और पंजाब का जो बॉर्डर है ना। तो वो कह रहे थे गुरुद्वारे में शायद से लंगर सेवा भी चल रही होगी, तो मैंने कहा चलो बढ़िया, कुछ हल्का फुल्का वैसे भी खाना था और यहाँ आए तो लंगर ही खा लेंगे। अब कहाँ पे है गुरुद्वारा वो देखना है, बस पूछते हैं किसी से। यार गुरुद्वारा तो हमें मिला नहीं, पता नहीं वापसी के टाइम फिर पूछते हुए जाएंगे। रास्ते में ये ब्रो कैफ़े मिला है, BRO कैफ़े। यहाँ पे एक मैगी और एक समोसा ले लिया, क्योंकि वॉशरूम थे यहाँ पे, बड़ी तेज सुसु आ रही थी तो इसलिए रुकी गई। ये खड़ी है भाई अपनी गाड़ी और इस तरह के नज़ारे हैं, देख सकते हो। देखो इस तरह का कैफ़े बना हुआ है छोटा सा, और ये 5 बजे तक खुला रहता है। और खाने के लिए आपको ये देख लो भाई, प्राइजेस भी, समोसा, चाय, कॉफ़ी, जलेबी, मोमोज, मैगी, ऑमलेट, ये सब कुछ मिल जाएगा। ये चूल्हा वो वाला है ना, तेल वाला है ना, जो मिट्टी के तेल डलता है, वही वाला चूल्हा है ना। इसकी भाई खुशबू लगती है मेरे को बड़ी मज़ेदार सी। तो ये तो आ गया जी समोसा। अच्छा एक चीज़ और भाई, जब ऊपर भी आप जाओगे, अगर वो फ़ोटो लेनी है 400 वाली या कुछ जलेबी वगैरह खानी है, तो कैश लेकर जाना। वहाँ पे ना तो कार्ड चलता है ना पेटीएम चलता है। हालांकि वहाँ सिग्नल तो आ रहे थे, नेट चल रहा था, बट पेटीएम नहीं चल रहा, मतलब लेते वो। अब सेम यहाँ भी भाई, वो तो अच्छा हुआ सोन के बाद कुछ कैश पड़ा था 500-1000 रुपये, तो यहाँ पे हम समोसा और मैगी खा पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा। वहाँ नेटवर्क तो था, यहाँ नेटवर्क भी नहीं है, तो इसलिए कैश जरूर लाना। वाटरफॉल बहुत सारे हैं भाई जगह जगह पे ना, ये देखो कितना तेज बह रहा है। तो ये पहुंच गए जी हम माधुरी लेक। गाड़ी की पार्किंग यहीं है, यहीं लगाते हैं। तो भाई वो गाड़ी खड़ी कर दी है, एंड यहाँ देख सकते हो लेक का नाम है सुंगास्टर लेक। वो सामने पूरी लेक है, देखो भाई साहब क्या मस्त ग्रीनरी हो रही है। और ये सामने लेक है। एक कैफ़े भी बना हुआ है यहाँ पे, कुछ चाय पानी पीनी हो आप पी सकते हो, और वॉशरूम वगैरह भी बने हुए इस तरफ देख लो। वो देखो डोगेश भाई को हैं, मस्ती कर रहे हैं भाई साहब पानी में। ये भाई ब्रिज सा बना हुआ है लकड़ी का, अरे भैया टूट तो नहीं जाएगा ये देखो ऐसे हट सी बनी हुई है छोटी सी, यहाँ तक जा रहा है ये ब्रिज। ये लेक ना एक्चुअल में एक अर्थक्वेक की वजह से बनी थी। तो अर्थक्वेक जब आया ना, तो ऊपर पहाड़ियों में से पत्थर और पेड़ गिर के नीचे वैली में आ गए, जिसकी वजह से पूरी लेक फॉर्म हो गई इस तरह से। यहाँ देखो भाई कितना पानी का बहाव आ रहा है। एंड ये लेक ना भाई 13,700 फीट की हाइट में है। और इसका नाम माधुरी लेक क्यों पड़ा वो बताता हूँ। एक मूवी है बॉलीवुड की जिसका नाम था कोयला, तो वो कोयले मूवी की शूटिंग जो है ना वो यहाँ पर हुई थी। और वो मूवी फिर इतनी फेमस हो गई कि जो उस मूवी की एक्ट्रेस थी माधुरी दीक्षित, उन्हीं के नाम से इस लेक का भी अनऑफिशियल नाम रख दिया गया। हालांकि आप गूगल पे डालोगे ना माधुरी लेक ले लेता है, लेकिन एक्चुअल जो इसका नाम है वो ही शो करता है। पर फिर भी आप लोकल लोगों से ही पूछोगे सबसे, तो सब बता देंगे कि हाँ माधुरी लेक है। वैसे तो कहते हैं ऐसे क्रिस्टल क्लियर वाटर होता है यहाँ पे, बट वही है ना बारिशों का टाइम है, इस वजह से मिट्टी वगैरह भी साथ में ही आ रही है। ये देखो तो इतना ज़्यादा क्लीन नहीं लग रहा पानी। बाकी ये बच्चों का देखो झूले वूले लगा के पार्क टाइप का बना रखा है छोटा सा, तो आप 20-25 मिनट या आधा घंटा यहाँ पे भी स्पेंड कर सकते हो। बाकी यार अभी हो रहा है थोड़ा सर में दर्द, अब जल्दी नीचे डिसेंड करना पड़ेगा ताकि वापस 10,000 फीट पे जाके तबीयत थोड़ी सी ठीक हो जाए। ये नज़ारा देखो भाई क्या खूबसूरत है, वो ऊपर पहाड़ और बादल ही बादल, मज़ेदार लग रहा है ना। ये वाला व्यू देख के ना थाईलैंड के कराबी आइलैंड की याद आ गई। ऐसी वहाँ भी पहाड़ सा था और नीचे बीच है ना, वैसे ही लग रहा है। जो लोग गए हैं अगर उनको पता होगा। अच्छा पता नहीं कराबी आइलैंड में था या फीफी में था, इन दोनों में से किसी एक आइलैंड में था सेम। एंड ऊपर देखो भाई वो झरना बह रहा, कितना तेज फ्लो है। तो मेरे ख्याल से वही झरना बहते बहते ना यहाँ पे नीचे लेक में आ रहा है पानी। एंड भाई ये लेक भी ना इंडियन आर्मी के अंडर में ही है। मतलब एक्चुअल में यहाँ का जितना भी आसपास का एरिया है, लोकल लोग तो मुझे दिखे ही नहीं, मैंने आपको बताया ना, सारा आर्मी कंट्रोल्ड है। और होना भी चाहिए भाई, क्योंकि बिल्कुल चाइना के साथ में, और एक बार चाइना पहले भी अटैक कर चुका है 1962 में, तो अब सिक्योरिटी जितनी बढ़िया रहेगी उतना ही बढ़िया। अब यहाँ से तवांग आई गैस 1.5 से 2 घंटे दूर है, 2:40 हुए। लगातार ही खींच दूंगा सीधा नीचे, थकान हो गई आज बहुत ज़्यादा और सर भी दर्द होने लग गया, तो रेस्ट करूँगा जाके होटल में। चलो जी वापस उतर गए हैं और करेक्ट 4 बजे पहुंच गए हैं हम तवांग सिटी ना। तो वही है, आप सुबह अगर 8, साढ़े 8, 9 बजे शुरू करोगे तो 3-4 बजे तक फ्री हो जाओगे आराम से अपनी गाड़ी से।
वो टैक्सी से भी हो ही जाओगे। तो चाहो तो आप तवांग सिटी की जो मार्केट है वो इसी दिन सेम डे कर सकते हो, बट हमने तो कल ऑलरेडी एक्सप्लोर कर ली, तो हम तो सीधा होटल ही जा रहे हैं। बाकी चलो यार, इस वाली ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम अरुणाचल प्रदेश को एग्जिट करके वापस से असम जाएंगे, काजीरंगा, और असम का अगला सफर शुरू करेंगे। देन नागालैंड जाएंगे और बहुत सारी स्टेट और भी बची है अपनी नॉर्थ ईस्ट में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका।